Okay, so let's start with more questions on CET. So in this question, आपको बोला है a thin metal wire of length L and uniform linear mass density rho is bent into a circular coil with O as center. The moment of inertia of coil about the axis y x dash is. तो हमारे पास पहले एक वायर था, थिन यूनिफॉर्म वायर था जिसका लेंथ L था. सो वी हैड अ थिन यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L. इसको हमने बेंड करके सर्कल बना दिया, समथिंग लाइक दिस. सो वी गेव इट शेप ऑफ अ सर्कल like this. Now it is rotating about this particular axis x dash, with O being the center of this circle and R being its radius. So what is the moment of inertia? All right, तो देखो सबसे पहले you need to know basics. आपको पता होना चाहिए कि moment of inertia of a ring, क्योंकि ये ring हो गया, about its diameter, मतलब about this axis, इसको मैं बोल रहा हूं ID, about diameter. ये पता होना चाहिए क्योंकि x डैश जो है ये टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग है. तो मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूं. हियर x डैश इज टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग. In the plane of the ring. Okay. Therefore, x dash is parallel to diameter. Therefore, आपको पता है, what you know is ID, moment of inertia of ring about diameter, is mr square by 2. और क्योंकि यहाँ पे x dash diameter को पैरेलल है तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे. सो देयरफॉर यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, what you will have is I about x dash equal to ID प्लस mh स्क्वायर, लेकिन h इक्वल टू r है. दो पैरेलल एक्सिस का डिस्टेंस h होता है इक्वल टू r है. और id मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ऑफ अ रिंग इज mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mh, दिस इज mr स्क्वायर अगेन, तो 3/2 mr स्क्वायर. अगर आपको डायरेक्टली ये इक्वेशन याद होता, अगर आपको याद होता moment of inertia of a ring about tangent in its plane is 3/2 mr square, तो सीधा आप इस स्टेप से ही चालू कर सकते हो. You can directly start from here. तो सिर्फ इतना है कि what you will do is I x dash equal to 3/2 mr square, यहां से स्टार्ट करोगे. फिर आप बोलोगे mass is nothing but density into length. ओके, अभी डेंसिटी इनटू लेंथ क्यों लिया? इसके लिए थोड़ा सा आपको बैकलैश में जाना पड़ेगा, 11th स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा. आपको याद होगा कि जब मास सिर्फ एक लाइन पे होता है तो हमने एक लीनियर डेंसिटी डिफाइन किया था. हमने बोला था मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर डेंसिटी, है ना. तो मास क्या आ गया? डेंसिटी इनटू लेंथ. यहाँ पे लैम्बडा इज लीनियर डेंसिटी, मतलब 1 मीटर में कितना किलो मास है, हाउ मेनी किलोग्राम्स इन 1 मीटर. करेक्ट. सिर्फ लैम्बडा की जगह पे मैं यहाँ पे रो से डिनोट कर रहा हूं. तो यू हैव लर्न 3 टाइप्स ऑफ डेंसिटीज, एक लीनियर डेंसिटी, एक सरफेस डेंसिटी. जब एक एरिया के ऊपर मास होता है उसको आप सिग्मा डिनोट करते हो, मास पर यूनिट एरिया. फिर यहां से मास आएगा सिग्मा इनटू एरिया, राइट. करेक्ट. फिर एक होता है वॉल्यूम डेंसिटी, जब एक पूरे वॉल्यूम में मास होता है.
So when you have mass in a given volume, okay, just like a cube, तो आप बोलते हो mass per unit volume is mass density, तो m इक्वल टू रो v। सिंपल है, यहाँ पे डेंसिटी होता है किलोग्राम पर मीटर, यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास एक थिन वायर था, मतलब लेंथ की बात होगी, मतलब लीनियर डेंसिटी की बात होगी, और उन्होंने बोला भी है यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी। सिर्फ हम लैम्बडा से डिनोट कर रहे थे, उन्होंने उसको सिग्मा से डिनोट किया है। डजंट मैटर, नोटेशंस डजंट मैटर, आप लैम्बडा यूज करो, आप सिग्मा यूज करो, आप रो यूज करो, तो यहाँ पे वो लोग रो यूज कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मास होता है डेंसिटी इनटू लेंथ यहाँ पे, क्योंकि ये लीनियर डेंसिटी है, क्योंकि यहाँ पे मास एक वायर के ऊपर था जिसका लेंथ L था, टोटल मास M था, तो मास पर यूनिट लेंथ इज लीनियर डेंसिटी। ओके, देयरफॉर मास इज लीनियर डेंसिटी इनटू लेंथ। ऐसा आप सॉल्व करने वाले हो इसको। ये हो गया। व्हाट इज लेंथ? ये आपका टोटल लेंथ था वायर का, इनिशियल लेंथ L था, इसी को आपने रिंग बना दिया, तो लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई r, क्योंकि एक वायर जिसका लेंथ आपके पास L था उसको आपने बेंड करके रिंग बना दिया, मतलब सरकमफरेंस बना दिया, मतलब 2 पाई r आ गया। तो ये आ जाएगा आपका 3/2 इंटू रो इंटू 2 पाई r। ओके, राइट, या सो into r square, right? So you have to look at this kind of things, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, इफ यू डोंट वांट टू डू दिस वे, एक चीज और हो सकती है, फिर यू कैन से 3/2 रो L। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन में r नहीं दिख रहा है ना, है क्या ऑप्शन में r, L है L, तो मैं यहां से लिख सकता हूं r इज इक्वल टू L/2 पाई, तो मैं r की जगह सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं L/2 पाई का स्क्वायर, डन। तो ये आ जाएगा 3/2 रो L स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 3/8 पाई स्क्वायर। ओके, रो L क्यूब ऊपर, रो L क्यूब, सो रो L क्यूब 3 रो L क्यूब अपॉन 8 पाई स्क्वायर, 3 रो L क्यूब अपॉन 8 पाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, यहाँ पे आपको सिर्फ एक वायर जिसका लेंथ L है वो दिया है, उसको बेंड करके आपने रिंग बना लिया, मतलब लेंथ 2 पाई r हो गया, मतलब r L अपॉन 2 पाई हो गया। अब इसको रोटेट किया जा रहा है अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टेंजेंट इन इट्स प्लेन इज 3/2 mr स्क्वायर, बट m इज डेंसिटी इनटू L, तो 3/2 mr स्क्वायर में आपने m के लिए सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर आपने r के लिए सब्स्टिट्यूट कर दिया L अपॉन 2 पाई, इसको सिंप्लीफाई किया है, एंड यू हैव 3 रो L cube by 8 pi square as the final answer। रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 identical rods each of mass m and length L are joined to form a symbol H. The moment of inertia of system about one of the sides of H is, हमारे पास 3 आइडेंटिकल रॉड है, एक ये हो गया, ओके, आइडेंटिकल मतलब मास भी सेम, लेंथ भी सेम, उसको हमने ऐसा बनाया है सो दैट इट इज मेकिंग शेप H, तो इट इज मेकिंग शेप H लाइक दिस, ऐसा, करेक्ट। ये रॉड नंबर 1, ये रॉड नंबर 2, ये रॉड नंबर 3, ओके, करेक्ट। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वन ऑफ द साइड्स, मतलब वन ऑफ द साइड मतलब साइड नंबर 1 या साइड नंबर 3, दोनों के अबाउट, दोनों में से किसी एक के अबाउट इसको रोटेट करवा रहे हो, तो मैं आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखा देता हूं। लेट अस टेक एक्सिस ऑफ रोटेशन हियर, तो मान लेते हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन,
So the system will rotate about this particular axis. Okay, what is moment of inertia of the system? So total moment of inertia I is moment of inertia of 1 plus 2 plus 3, but moment of inertia of rod 1 is 0, q0. By definition what is I is mr square, लेकिन ये तो रॉड 1 और उसके ऊपर ही एक्सिस है, तो जब मास या फिर डिस्टेंस ऑफ दैट रॉड फ्रॉम द एक्सिस इज जीरो, राइट, तो दिस इज जीरो, राइट, क्यों? सिंस द एक्सिस is itself on rod 1, therefore r is 0 and therefore I1 is 0. तो मैं तीनों को अलग से दिखा देता हूं so that you will understand what I am trying to say. तो ये पहला केस है, पहले केस का 0 आया, क्यों आया? क्योंकि एक्सिस उसी रॉड पे फिक्स था. दूसरा केस, अब मान लो इसका लेंथ L है और इस रॉड का मास M है, तो ये रॉड रोटेट हो रहा है अबाउट वन एंड. दिस रॉड नंबर 2 इज रोटेटिंग अबाउट वन एंड. आपको याद है ये भी आपने सॉल्व करके रखा है. कैसे? इफ यू रिमेंबर, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे होता सेंटर पे, तो यू शुड नो ml²/12. Moment of inertia of a rod passing through center of mass perpendicular to the rod is ml²/12. और हमने प्रैक्टिस करते वक्त थ्योरी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट वन एंड ये भी निकाला था ml²/3, इफ यू रिमेंबर, राइट. तो I2 जो है दैट इज ml²/3 since rod is rotating about one end. ये कैसे फाइंड करते हैं आपको खुद को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी किया हुआ है. वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस. कुछ नहीं है, ये आपको पता है. दिस इज IC ml²/12. ये आपको पता है L/2, H = L/2. प्रिंसिपल थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाओ और सॉल्व करो, दैट्स इट. तो ये आपको मिल गया ml²/3. ये रॉड 2 का हो गया. अब रॉड 3 की जब बात होगी, तो व्हेन यू टॉक अबाउट रॉड 3, ये यहां से नजारत गायब. रॉड 3 रोटेट हो रहा है, अभी रॉड 3 रोटेट हो रहा है अबाउट दिस रेड लाइन, अबाउट एक्सिस. मतलब ये मेरी फिंगर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये ब्लैक पेन ये रॉड 3 है. तो रॉड 3 ऐसा रोटेट हो रहा है. इट इज जस्ट लाइक एनी ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अराउंड अ सेंटर. ओके, तो ऑब्जेक्ट नंबर 3 का क्या होगा वो समझ लो पहले. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. तो ऑब्जेक्ट नंबर 3 का क्या होगा, रॉड नंबर 3 का क्या होगा? रॉड नंबर 3 इट इज परफॉर्मिंग दिस मोशन. So it is actually kind of circular motion for rod 3. ऐसा वो घूम रहा है. Okay, so that is very important thing to understand. Then distance तो पता ही है ना हमको. Don't we know what is distance? Of course we know this distance is L. हमको पता ही है distance L है. Distance L है. तो what will be I3? I3 by definition mass into distance square. खत्म बात. याद है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या था? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. तो मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर खत्म हो गया. Therefore total moment of inertia I1 plus I2 plus I3. तो I1 तो आपको मिल गया 0, I2 आपके पास है ml²/3 if I am not wrong. Okay, and I3 is just ml². So ml²/3 plus ml² is 4 ml²/3. 4 ml²/3 is option number D. This is how you are supposed to solve.
कितना इजी था, जस्ट आपको घुमा घुमा के बोला है कि 3 आइडेंटिकल रॉड है जिसका मास m लेंथ l है, हमने ऐसा ज्वाइन किया है कि वो एच शेप बना रहे हैं और दोनों एच के 2 साइड्स है, 2 पैरेलल साइड्स है, उसमें से एक के अराउंड रोटेट हो रहा है। गुड, वन असाइनमेंट फॉर यू। व्हाट इफ I set my axis of rotation instead of here, अगर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे अबाउट दिस एक्सिस फाइंड करना होगा तो क्या? तो ये असाइनमेंट है आपके लिए। आई विल पुट दिस ऑन द एप्लीकेशन एज वेल। सो मैंने लास्ट नहीं डाले हैं बिकॉज आई सेड ओके लेट देम ट्राई फर्स्ट। तो लास्ट जो असाइनमेंट्स थे आई डिड नॉट अपलोड, बट ये होगा राइट। तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया about rod 2, okay, as shown in figure. Given all 3 rods are identical with mass m and length l. तो ये आपका असाइनमेंट है। यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, जब मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन को रॉड 2 पे फिक्स कर दिया है तो सॉल्व इट, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a 12,000 joule of work is done on a flywheel, its frequency of rotation increases from 10 hertz to 20 hertz. The moment of inertia of flywheel about its axis of rotation is. So as you already know, you should already know कि flywheel तो डिस्क होता है, ठीक है। ओके, सो नाउ इन एनी केस कोई फर्क नहीं पड़ता इस एग्जाम्पल में। हमारे पास एक फ्लाईव्हील है, लेट मी शो यू अ फ्लाईव्हील। सो लेट्स से दिस इज दैट फ्लाईव्हील, ये एक फ्लाईव्हील है हमारे पास। So I have a flywheel which is rotating about its axis. So it is rotating about axis passing through center of mass. About its axis मतलब passing through center of mass and perpendicular to its plane. इसका इनिशियल 10 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। इनिशियल फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज, मतलब ओमेगा इज 2 पाई n, तो ओमेगा 1 इज 2 पाई इंटू 10, ऐसा बोल रहा हूं मैं, ओके। और इस पे हमने वर्क डन किया, तो वर्क डन करने की वजह से इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 20 हर्ट्ज, मतलब ओमेगा 2 हो गया 2 पाई इंटू, मतलब 2 पाई इंटू 20। ऑफ कोर्स ऐसा यूनिट्स में चल रहे हैं हम लोग, तो आई एम नॉट राइटिंग यूनिट्स हियर एनीवेज, डजंट मैटर। कितना वर्क डन करना पड़ा? 12,000 जूल का, 12,000 जूल स्पीड अप करने के लिए। पहले फ्रीक्वेंसी कम था, बढ़ाने के लिए वर्क डन करना पड़ा। कितना वर्क डन करना पड़ा? 12,000 जूल का वर्क डन करना पड़ा, राइट। तो obviously work done will be change in kinetic energy, so work done is change in kinetic energy, okay। कौन सा काइनेटिक एनर्जी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहां ट्रांसलेशन की तो बात ही नहीं है ना, फ्लाईव्हील रोटेट हो रहा था 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से, उसकी फ्रीक्वेंसी को डबल किया हमने, तो वर्क डन करना पड़ा, तो डबल किया, रोटेशन का स्पीड बढ़ाया, मतलब वर्क डन इज यूज्ड टू इंक्रीज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, नॉट ट्रांसलेशनल। अभी पंखा है, घूम रहा है, मैंने उसका स्पीड बढ़ा दिया, तो फिर जो
इलेक्ट्रिक एनर्जी जो वर्क डन करेगा टू इंक्रीज द रोटेशनल स्पीड ऑफ फैन, राइट, so that work done will be equal to change in rotational kinetic energy, not translation. पंखा एक जगह से दूसरी जगह पे गया क्या, हाँ ठीक है मैं यहाँ से जाता हूँ फिर वहां पे भी जाके आता हूँ, नो ट्रांसलेशन, वो अपनी ही जगह पे रोटेट हो रहा है. so that is why you already know final kinetic energy minus initial kinetic energy will be change in kinetic energy. so you already know half I omega square is kinetic energy. So half I omega final minus half I omega initial square. So work done equal to 1 by 2 common, I common, omega 2 square minus omega 1 square. ये है 12,000. I फाइंड करना है. Omega 2 is 2 pi into 20. And this is of course इसका square. This is 2 pi into 10 का स्क्वायर. तो ये आ गया आपके पास 24,000 इक्वल टू आई 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई होल स्क्वायर कॉमन मतलब 4 पाई स्क्वायर कॉमन, 20 स्क्वायर इज 400 माइनस 2 पाई का स्क्वायर कॉमन, 4 पाई स्क्वायर कॉमन, दिस इज 100, दिस इज 100. Okay, so you have 24,000 equal to I तो फाइंड करना है 4 पाई स्क्वायर इंटू 300. ये 2 शून्य 0 गए 0 गए 1 जा एंड 8 is 1 जा एंड 20 जा. ओके, तो I इक्वल टू 20 बाई पाई स्क्वायर और पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 लेने के लिए बोली है तो 20 बाई 10 तो 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. डन डन. 2019 सीईटी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे हैं and you will really enjoy these questions if you practice at home. Okay, if you practice this kind of questions at home, so you have to start practicing of course. So next question that I will take is this one, क्योंकि पिछला क्वेश्चन जो था वो theory है. I will skip that question. A mass is whirled in a circular path with constant angular speed and its linear velocity is v. If the string is now halved, keeping the angular momentum same, its linear velocity is. A mass is whirled in circular path with constant angular velocity. हमारे पास एक मास है जिसको हमने एक सर्कुलर मोशन में सेट किया है विद कांस्टेंट लिनियर वेलोसिटी और लिनियर वेलोसिटी v है. अब हमने उसी स्ट्रिंग को हाफ कर दिया, कीपिंग द एंगुलर मोमेंटम सेम. व्हाट विल बी द लिनियर वेलोसिटी? सो बेसिकली यू कैन से दैट इनिशियली रेडियस इज बीइंग लेट अस से r. ऑफ कोर्स ये मास m है यहाँ पे और बाद में हमने रेडियस को हाफ कर दिया तो हमने r डैश ले लिया. मान लो r डैश, ये मास m है, r डैश इज r बाई 2, क्योंकि उन्होंने क्लियर कट बोला है कि स्ट्रिंग को आधा करना मतलब सर्कुलर मोशन के रेडियस को आधा करना होता है. हमारे पास 10 मीटर लंबा रस्सी है, 10 मान लो 10 मीटर लंबा रस्सी है, ज्यादा हो गया 10 फीट लंबा रस्सी है, ठीक है, उस पर एक बॉल है, हम घुमा रहे हैं, रेडियस कितना 10 फीट. अब मैंने रेडियस आधा किया, स्ट्रिंग आधा किया मतलब रेडियस आधा किया, वापस घुमा रहा हूं तो रेडियस कितना 5 फीट. तो स्ट्रिंग हाफ करना मतलब रेडियस हाफ करना होता है. दिस इज व्हाट यू शुड नो. सिंपल थिंग, इट्स एक्सट्रीमली सिंपल थिंग. ओके, यू शुड नो दिस. इतना तो पता है. अब मैं ऐसा करता हूं, आई विल राइट डाउन पैरामीटर्स. इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लिनियर वेलोसिटी ऑफ कोर्स v. तो v इज इक्वल टू r ओमेगा, आपको पता ही है. ये एंगुलर मोमेंटम आपको पता है, ऑफ कोर्स यू नो mvr होता है, राइट, mvr होता है. ओके, और उन्होंने बोला है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट ऐसा बोला है, मतलब L इक्वल टू L डैश बोला है, राइट, करेक्ट.
तो जस्ट इक्वेट, तो ये आप बोलोगे एम वी आर इक्वल टू एम वी डैश आर डैश। एम मास, मास चेंज होगा क्या? मैंने अगर एक रस्सी ली, उसके एंड पे एक बॉल बांधा है, उसको मैं रिवॉल्व कर रहा हूँ, फिर रस्सी आधी कर ली, मास के साथ तो कुछ किया ही नहीं मैंने, मास तो सेम था, तो मास कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा आपका वी आर इक्वल टू वी डैश आर डैश इज आर बाई टू, कैंसल एंड कैंसल, देयरफॉर वी डैश इक्वल टू टू वी। तो लीनियर वेलोसिटी हो गई 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, खत्म क्वेश्चन, सिंपल। सिर्फ एंगुलर मोमेंटम पता होना चाहिए, इट इज एमवीआर। ये कैसे आया ये नहीं पता तो बता देता हूं। इफ यू डोंट नो हाउ यू गेट दिस, you definitely should know that this is rp, r cross p, angular momentum is rp sin theta, rp sin theta। लेकिन मैंने बताया था सर्कुलर मोशन में रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी ये परपेंडिकुलर होते हैं, साइन 90 डिग्री, थीटा 90 है, साइन 90 इज 1। तो इसलिए हम जब सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो साइन थीटा लिखते ही नहीं है, क्योंकि रेडियस और वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थीटा 90 साइन 90 इज 1। और व्हाट इज पी? पी इज एम वी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया? एम वी आर आ गया। तो इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम सेम है, ऐसा उन्होंने बोला है, कीपिंग एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। तो दोनों को इक्वेट कर लिया, बात खत्म, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। So this is so simple thing. Next question. A rod, I think it is L meter, L meter है वो, L meter long. It is not 1, this is L. A rod L meter long, है ना, is acted upon by a couple as shown in the figure. The moment of couple is tau Newton meter. If the force at each end of the rod, if the force at each end of the rod, then magnitude of each force is। क्वेश्चन प्रॉपरली प्रिंट नहीं हुआ है, वो बोलना चाहते हैं if the force at each end of the rod is F, मैं यहां लिख देता हूं is F, क्योंकि आप देख ही रहे हो यहाँ पे फोर्स F लग रहा है, यहाँ पे भी फोर्स F लग रहा है। ओके, सो फोर्स एट ईच एंड इज F। तो ऐसा है, हमारे पास एक रॉड है जिसका लेंथ L है, ओके, इज एक्टेड अपॉन बाय कपल। कपल मतलब दो फोर्सेस होते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था, किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए या तो आप दो फोर्सेस लगाओ एट द टू एंड्स ऑफ द रॉड, या फिर आप रॉड को एक जगह पे फिक्स कर लो, जैसे दरवाजा होता है एक एक्सिस पे फिक्स होता है, फिर सिंगल फोर्स अप्लाई कर दो। तो सिंगल फोर्स जब रोटेशन प्रोड्यूस करता है उसको आप बोलते हो मोमेंट ऑफ फोर्स। जब दो फोर्सेस रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं तो उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल, क्योंकि कपल दो फोर्सेस है, तो यहाँ पे कपल की बात हो रही है, राइट। द मोमेंट ऑफ कपल मतलब जो टॉर्क है उसको टाउ से डिनोट करना है, ओके। इफ द फोर्स एट ईच एंड ऑफ द रॉड इज F, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज। तो ऑब्वियसली आपको पता है टॉर्क इज FL साइन थीटा बाय डेफिनेशन। अगर नहीं याद होगा तो मैं बता देता हूं, टॉर्क R क्रॉस F होता है, दैट इज RF साइन थीटा होता है, राइट। तो RF साइन थीटा विद सम डायरेक्शन इन कैप। देयरफॉर मैं अगर मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो RF साइन थीटा, मैं डायरेक्शन छोड़ दूंगा। यहाँ पे R मतलब लेंथ है ना, लेंथ, सो लेंथ LF साइन थीटा, दिस इज बाय डेफिनेशन टॉर्क, ओके। अब क्वेश्चन इज नॉट करेक्टली प्रिंटेड, क्वेश्चन सही से प्रिंट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? आई टेल यू। ये जो है इट शुड बी लाइक दिस, ये लाइन ऐसी लाइन है, दिस इज समथिंग लाइक दिस, ओके। मतलब लेंथ
लेंथ है, वो लेंथ की डायरेक्शन में वो लाइन है, समझ लो अच्छे से। और फोर्स, तो लेंथ और फोर्स में एंगल 30 डिग्री है। दिस इज व्हाट यू शुड नो, क्योंकि अगर यही नहीं पता होगा तो सॉल्व होगा ही नहीं क्वेश्चन। तो 30 डिग्री प्रिंट नहीं हुआ है वहां पे शायद, राइट? सो इट्स नॉट प्रिंटेड ओवर देयर, वो प्रिंट नहीं हो पाया। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एल एफ साइन 30। तो टॉर्क टाउ इज एल एफ sin 30 is half, therefore f is 2 tau by l, है क्या? 2 tau by l, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन जो है वो एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, एक रॉड है, रोटेट हो रहा है बिकॉज ऑफ टू फोर्सेस। तो आपको टॉर्क का डेफिनेशन पता होना चाहिए। बाय डेफिनेशन टॉर्क इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, दोनों में से एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, ओके, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो ऐसा है कि जब रॉड लेते हो, इस पे अगर एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, तो टॉर्क बाय डेफिनेशन इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, दोनों में से एक ही फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर मतलब मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितना है? दिस लाइन, और ये लाइन कितनी है? लेंथ ऑफ रॉड, तो एफ एल साइन थीटा, ओके। तो वही लिखा है मैंने, एल एफ साइन थीटा, ये डेफिनेशन है टॉर्क का, और ये 11th से आता है, इसलिए 11th का बेसिक्स करना बहुत जरूरी होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो ईच एंड एवरी फॉर्मूला, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएंगे। तो एनीवेज मैंने अभी बता दिया, ये डेफिनेशन है टॉर्क का, एल एफ साइन थीटा। थीटा आपको डायग्राम में मिसिंग था, मैंने बता दिया, वो 30 डिग्री है, हो गया एल एफ साइन 30, एंड देन यू हैव एफ इक्वल टू 2 टाउ बाय एल। तो ऑप्शन नंबर सी हमें मिल गया आंसर, ओके। सो दैट इज सो सिंपल थिंग, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a disk has mass m and radius r, how much tangential force should be applied to the rim of the disk so as to rotate with angular velocity omega in time t? आपके पास एक डिस्क है जिसका मास m है, जिसका रेडियस r है, समथिंग लाइक दिस। तो रेडियस इज r, आपको दे आर टेलिंग यू हाउ मच टेंजेंशियल फोर्स, तो आपको इसको टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा टू मेक इट रोटेट। हाउ मच टेंजेंशियल फोर्स यू नीड टू अप्लाई टू मेक इट रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा स्पीड के साथ ये रोटेट होना चाहिए, उसके लिए हाउ मच टेंजेंशियल फोर्स यू नीड टू अप्लाई, दैट इज द क्वेश्चन। तो बहुत इजी है क्वेश्चन। ओनली थिंग इज आपको ये समझना जरूरी है कि जब आप रिम पे डिस्क के, आपके घर में अगर डिस्क होगा तो करके देखो, आज सीडी तो सबके पास होता ही है। आई थिंक, let me see if I have something which I can show you, and I think I have something to show you over here. So just a minute, and that's the best example that you can have. Excellent. Just a minute. This is what I have. See, अब ये डिस्क है, सब मान लो, डिस्क तो नहीं है लेकिन मान लो डिस्क है, ये डिस्क है, मैं इसको टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करूंगा। तो इफ आई अप्लाई इट टेंजेंशियल फोर्स, तो इट स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट विच एक्सिस? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो जो एक्सिस है वो सेंटर से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब आप टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करोगे, इफ यू अप्लाई अ टेंजेंशियल फोर्स, if you apply tangential force, the disk starts rotating about an axis passing through center। now you see, मैंने यहाँ पे tangential force में apply कर रहा हूँ। this is perfect example, I am applying a tangential force। if I apply a tangential force, the disk rotates about an axis passing through
its center of mass and perpendicular to the plane of the disk. So in short, I will write it for you. So मैं लिख देता हूं, when tangential force, let us say F suffix T, is applied to a disk, it starts rotating. It starts rotating about an axis, passing through center and perpendicular to its plane. So perpendicular to its plane, so it will start rotating about this particular axis. And don't you know this, आपको ये पता नहीं है कि IC, moment of inertia of disk about its center of mass perpendicular to disk, is mr square by 2. ये पता होना चाहिए. तो you already know torque is I alpha, but torque is also RF. Therefore I alpha equal to RF. हमको F फाइंड करना है ना, हमको F फाइंड करने के लिए बोला है ना टेंजेंशियल फोर्स. तो F इज इक्वल टू I अल्फा बाय R. अभी अभी मैंने बताया I क्या आएगा, mr स्क्वायर बाय 2, क्योंकि डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, अल्फा. और ये आपके पास यू विल हैव, अच्छा एक सिर्फ प्रॉब्लम क्या होता है नोटेशंस का. सो द थिंग इज, या तो हर जगह पे स्मॉल आर यूज कर लो या तो हर जगह पे कैपिटल आर यूज कर लो. तो मैं यहाँ पे आई विल जस्ट गेट रिड ऑफ स्मॉल आर्स एंड रिप्लेस बाय कैपिटल आर्स, अदरवाइज यू विल एंड अप getting confused. So it's better to use R, then R, then capital R, then capital R, cancel mr alpha by 2. But what is alpha? Alpha is omega by t. Angular acceleration is angular velocity by t. Acceleration is velocity by t. Angular acceleration, angular velocity by t. Linear acceleration, linear velocity by t. Okay, so you just have to know this. But alpha is omega by t, therefore torque is mr omega by 2t. है क्या, mr omega by 2t, option number B. This is how you can solve this particular question. तो आप ऐसा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू दिस. तो बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, एंड वेरी गुड. दिस इज अ वेरी गुड लेवल क्वेश्चन. ओके, राइट. सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड दिस इज एंड ऑफ CET level preparation for chapter 1 rotational dynamics.